इस बार भी सिलेबस में सीबीएसई ने काफ़ी कुछ चेंज किया है, कई सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है, इसीलिए कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं और कौन से वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी को जानने के लिए चलिए देखते हैं सीबीएसई का सिलेबस। तो बिजनेस स्टडी का जो एग्जाम है वो भी आपका 80 मार्क्स का आएगा। इसमें आपकी 2 बुक्स हैं। पहली है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये आपकी 50 मार्क्स की है और दूसरी जो बुक है यानी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ये आपकी 30 मार्क्स की है। तो पहला प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है इसमें है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तीनों चैप्टर आते हैं आपके 16 मार्क्स के। फिर उसके बाद प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये आता है आपका 14 मार्क्स का। फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों चैप्टर्स हैं आपके 20 मार्क्स के। पार्ट बी यानी सेकंड बुक, इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स, ये दोनों हैं आपके 15 मार्क्स के। और लास्ट की जो 2 चैप्टर्स हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये हैं आपके 15 मार्क्स के। तो इसमें जो 4 चैप्टर हैं, 2-2 आपके 15-15 मार्क्स के हैं। अब हम देख लेते हैं कि हर चैप्टर में हम क्या-क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें आप पढ़ोगे मैनेजमेंट का कंसेप्ट यानी मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है। उसके बाद मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, ये तीनों पढ़ोगे आप लेवल्स। फिर उसके मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, अगर किसी कंपनी में मैनेजर्स की जो टीम है वो क्या क्या करती है। तो सबसे पहले वो प्लानिंग करती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करती है, फिर लोगों को हायर करती है यानी स्टाफिंग करती है, फिर उनको डायरेक्शंस देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है कि क्या काम किया जाए, कब किया जाए और कैसे किया जाए। उसके बाद फिर उन सभी चीजों को कंट्रोल करती है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। आगे चलकर एक एक चैप्टर आपका इस चीज के ऊपर बनेगा। फिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसका कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो क्या क्या है जो हमें गाइड करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये 2 तरीके के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे आप, एक तो फेवल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और एक टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओगे बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है यानी किस माहौल में रहकर कोई भी बिजनेस काम करता है, उसका मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर जो बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस क्या हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। अब देखिए ये जितने भी एनवायरनमेंट यहाँ गिवन है इसको अफेक्ट करने के लिए यही आपको करने हैं। अगर आपकी बुक में ज़्यादा दिए हों तो आप उनको छोड़ देना। फिर डीमोनेटाइजेशन क्या है, इसका कंसेप्ट और इसके फीचर्स ये पढ़ोगे। फिर आ जाता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहले प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी लिमिटेशन क्या है, प्रोसेस क्या होता है प्लानिंग में, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप इसमें सीखोगे। फिर सिंगल यूज प्लान्स क्या होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं यानी कि इनका उद्देश्य क्या होता है, स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, पॉलिसी कैसे बनाते हैं वो, उनका सबका प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, बजट, प्रोग्राम्स, ये सब आप इसमें अच्छे से पढ़ोगे। प्लानिंग हो गया। फिर आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग। ये फंक्शन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप इस तरीके से कर सकते हो, पॉस डीसी, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये हर एक चैप्टर बनता है आपका। पहला आपका प्लानिंग हो गया, अब आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद ये 3 चैप्टर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बनेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग में आप सबसे पहले यानी चीजों को ऑर्गेनाइज करना, सारी चीजों को इकट्ठा करना जो बिजनेस में करने के लिए चाहिए होती है। तो उसका कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस क्या है, फिर उसका ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस पढ़ोगे। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन एंड डिविजनल कंसेप्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डेलीगेशन क्या होता है, इसमें क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये सब आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद आ जाएगा स्टाफिंग यानी लोगों को हायर करना, तो इसका मीनिंग और इम्पोर्टेंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका मतलब क्या है, ये आप पढ़ोगे। स्टाफिंग का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से स्टाफिंग की जाती है। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, अंदर से अगर रिक्रूटमेंट किया जाए तो उसके क्या प्रोसेस है, बाहर से लोगों को अगर हायर किया जाए तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। फिर पूरा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, क्या इंटरव्यू इन्वॉल्व होता है, क्या क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, किस
तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, ये सब पढ़ोगे। फिर एक बार जब लोगों को हायर कर लिया तो उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेनिंग के क्या-क्या मेथड्स होते हैं, जैसे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, काम पर रहते हुए ट्रेनिंग करना और काम के बाहर अलग से एक वर्कशॉप बनाकर उस पर ट्रेनिंग करना। वेस्टिबुल ट्रेनिंग क्या होती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होती है जो सीए वगैरह करते हैं। तो ये सभी जो ट्रेनिंग्स है इस सब के बारे में आप इस स्टाफिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे। फिर डायरेक्टिंग यानी इसकी कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंट, डायरेक्टिंग में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब जब मैनेजर डायरेक्ट करेंगे लोगों को तो कई बार उनका मोटिवेशन कम हो जाएगा, तो उनको मोटिवेशन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या वो एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, एक मैस्लो हायरार्की है मोटिवेशन को समझाने के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं जिसकी वजह से लोगों को मोटिव किया जा सकता है, वो सब आप पढ़ोगे। फिर लीडरशिप क्या होती है, इसके कंसेप्ट, लीडरशिप के स्टाइल जैसे कि अथॉरिटेटिव स्टाइल्स और डेमोक्रेटिक स्टाइल और लेजर फेयर, ये सब आप पढ़ोगे। फिर कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके कंसेप्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, इन सबसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो सब आप इस डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये 3 चीजों को मिलाकर ये पूरा चैप्टर बनता है। फिर आ जाता है कंट्रोलिंग वाला चैप्टर, इसमें वही इसके मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है। देखिए ये सारी चीजें मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये एक सर्कुलर होता है, यानी इसका एंड जहां से होता है वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है। कंट्रोलिंग एक लास्ट फंक्शन है, तो जहां पर कंट्रोलिंग खत्म होगा वहीं से मैनेजमेंट फिर से प्लानिंग करने लग जाएगा। तो इसीलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन है वो आप यहाँ सीखोगे। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में क्या है वो आप यहाँ पर सीखोगे। उसके बाद आ जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी सेकंड बुक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मतलब पैसों का मैनेजमेंट, फाइनेंस मतलब पैसा। तो इसका कंसेप्ट क्या है, रोल क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब पैसे को कहाँ लगाया जाए, पैसा कहाँ से लिया जाए, जो पैसा आया है कंपनी में उसमें से डिविडेंड कितना देना है, इन सब की मीनिंग क्या है, कौन से वो फैक्टर्स है जो इन सभी डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, वो आप यहाँ सीखोगे। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है वो सीखोगे। किसी भी कंपनी में ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, नहीं पैसा कहाँ कहाँ से लिया है, कहाँ कहाँ से लेना चाहिए, उधार लेना चाहिए या शेयर होल्डर से लेना चाहिए, वो सब आप यहाँ सीखोगे। फिर आ जाएगा फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, इसका क्या मतलब होता है और किसी कंपनी में फिक्स्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ये डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, वो सब आप इस चैप्टर में सीखोगे। उसके बाद आ जाएगा आपका फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट यानी मीनिंग क्या है, मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट्स क्या होती हैं और स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी, बीएससी, इन सब के बारे में आप यहाँ पढ़ोगे और किस तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पर होती है। फिर इन सब की एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस आप यहाँ पर पढ़ोगे। उसके बाद मार्केटिंग आ जाता है, नहीं किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए, तो इसका कंसेप्ट, फंक्शंस एंड फिलोसफीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके कंसेप्ट एंड एलिमेंट। फिर प्रोडक्ट क्या आ जाता है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे की जाती है, लेबलिंग का क्या मतलब होता है, पैकेजिंग का क्या मतलब होता है, इन सब की मीनिंग के साथ साथ इनमें आपस में क्या रिलेशन है वो भी आप इसमें समझोगे। फिर प्राइस की कीमत किस तरीके से अफेक्ट करती है मार्केटिंग को, इसके कंसेप्ट, प्राइस को फिक्स करने के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किन चीजों को ध्यान में रखकर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स किया जाता है, वो सब आप यहाँ सीखोगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके क्या कंपोनेंट्स है, क्या वो चैनल्स है जिसके थ्रू प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फाइनल कंज्यूमर्स को, तो ये सब आप यहाँ सीखोगे। फिर प्रमोशन क्या होता है, उसके एलिमेंट्स, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस, ये सब क्या होते हैं। तो पूरा मार्केटिंग का कंसेप्ट आप यहाँ पर सीखोगे। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर बचता है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसका कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में पढ़ोगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप पढ़ोगे कि कंज्यूमर क्या होता है यानी उपभोक्ता क्या होता है, उसके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, अगर आपको एज अ कंज्यूमर कोई प्रॉब्लम है किसी प्रोडक्ट से तो शिकायत कौन कर सकता है, और रिड्रेसल मशीनरी क्या होती है, क्या क्या वो रेमेडीज हैं जो एक कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होते हैं, वो आप यहाँ सब सीखोगे। और ये सारे किसके रेफरेंस में सीखोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के रेफरेंस में। फिर कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होती है, कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाने में जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट उनका क्या रोल है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ क्या होती है, इन सब का क्या रोल है, ये सब आप पढ़ोगे। तो ये था आपका क्लास 12th का सिलेबस।
जो जो टॉपिक्स इसमें गिवन है सिर्फ वही आपको करने हैं। इसके अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा टॉपिक आपको अपनी बुक में मिलता है तो वो आप ना करें, क्योंकि इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आप बाद में अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और जल्दी ही चैप्टर वाइज वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ दबाना है बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।